दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने लोगों की मानसिकता को बिल्कुल बदल दिया और अमेरिका, जिसे एक शक्तिशाली और उन्नत देश, संपन्न देश समझा जाता था, उसे मजबूर कर दिया अपने घुटने टेकने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वियतनाम वॉर की। तो आइए अब दुनिया के नक्शे में से वियतनाम को ढूंढते हैं। दोस्तों, वियतनाम देश का आकार देखकर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इस देश ने अमेरिका जैसे मजबूत देश को मजबूर कर दिया घुटने टेकने को, लेकिन ये बात सच है। तो आइए हम मिलकर पता लगाते हैं कि कैसे वियतनाम ने अमेरिका के हौसलों को तोड़ कर रख दिया। वियतनाम का इतिहास। दोस्तों, 1857 तक वियतनाम एक शांत और उन्नत देश था, लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अपनी औपनिवेशिक नीतियों से अपनी सीमा विस्तार कर रहे थे। 1858 में फ्रांस ने वियतनाम में घुसना शुरू किया और 1887 आते आते पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया और इसे एक नया नाम दिया, इंडो चाइना। और फिर 1941 तक फ्रांस ने इंडो चाइना पर शासन किया। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम। द्वितीय विश्व युद्ध का नगाड़ा बज चुका था और 1941 में जापान ने पूरे इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। हो ची मिन्ह का उदय। इधर वियतनाम में हो ची मिन्ह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विख्यात हो रहा था, जिन्होंने 1930 में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य फ्रांस को इंडो चाइना के जमीन से खदेड़ना था और उसे स्वतंत्र बनाना था। हो ची मिन्ह, जिन्होंने 1923 से 1925 तक अपना वक्त सोवियत संघ में बिताया था, वो कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित थे और पूरे इंडो चाइना को भी उसी विचारधारा से निर्माण करना चाहते थे। दोस्तों, 1941 में इंडो चाइना दो भागों में बटा हुआ था, जहां पूर्वी हिस्से में जापान का राज था और दक्षिणी हिस्से में फ्रांस का शासन था। अब हो ची के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं। इन्हीं चुनौतियों से लड़ने के लिए 19 मई 1941 को ही हो चिन मिन्ह ने वियट मिन्ह की स्थापना की। उस वक्त जापान, चाइना और अमेरिका दोनों का एक ही दुश्मन था, इसीलिए चाइना और अमेरिका दोनों ही हो चिन मिन्ह को सपोर्ट कर रहे थे जापान से लड़ने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार होती है तो जापान इंडो चाइना से अपने कदम पीछे हटा लेता है। दोस्तों, अब जापान के जाने के बाद दोबारा से फ्रांस इंडो चाइना पर कब्जा करने आता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि उसने यहाँ 1887 से 1941 तक शासन किया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर के आक्रमण ने फ्रांस की कमर तोड़कर रख दी थी और फ्रांस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आकर के इंडो चाइना में शासन कर सके। फिर फ्रांस ने एक चाल चली और बो डाय, जो कि युएन डायनेस्टी का 13वां और अंतिम शासक था, उसे फ्रांस के नेतृत्व में साउथ वियतनाम का राष्ट्रपति बना दिया गया। तो दूसरी तरफ हो चिन मिन्ह ने इंडो चाइना के आम लोगों के साथ मिलकर बाओ डाय के शासन का विरोध किया। फर्स्ट इंडो चाइना वॉर 1946। 1946 में जहां नॉर्थ वियतनाम पर हो चिन मिन्ह का शासन था, वहीं साउथ वियतनाम पर फ्रांस द्वारा बो डाय का शासन था और इसके बीच युद्ध हुआ, जिसको फर्स्ट इंडो चाइना वॉर नाम दिया गया। दोस्तों, 1949 आते आते हो ची मिन्ह ने हनोई को आजाद करवा दिया और उसे नॉर्थ वियतनाम की राजधानी बना दिया। 1950 में हो चिन को नॉर्थ वियतनाम का प्रेसिडेंट बना दिया गया और दूसरी ओर फ्रांस द्वारा पाउडर को भी साउथ वियतनाम का प्रेसिडेंट बना दिया गया और सिंगोन को साउथ वियतनाम की राजधानी बना दिया गया। हो चिन मिन्ह और बाओ डाई दोनों वियतनाम के एकीकरण के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट की बात यह है कि जैसे ही आपको बताया गया कि हो चिन मिन्ह एक कम्युनिस्ट नेता था और पूरे वियतनाम को कम्युनिस्ट विचारधारा से चलाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर बाओ डाई वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे और वियतनाम को पश्चिमी और कैपिटलिस्ट विचारधारा से चलाना चाहते थे। इसीलिए फ्रांस का साथ पाकर बाओ डाई ने नॉर्थ वियतनाम को हो चिन मिन्ह के हाथों से छुड़ाना चाहा और इसकी मुहिम चलाई। तभी उधर 1949 में चाइना में एक ऐतिहासिक घटना घटी और चाइना में कम्युनिस्ट की सरकार आ गई और कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ। अब
हो चिन मिह को चाइना के कम्युनिस्ट सरकार से आर्थिक और हथियारों की मदद मिलने लगी। अमेरिका का हस्तक्षेप। इधर अमेरिका दूसरी तरफ से वियतनाम को चाइना से मदद लेता देख रहा था, लेकिन अमेरिका ये कतई नहीं चाहता था कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बने और उसने 1950 में फ्रांस को हथियारों की सहायता देना शुरू कर दिया। नॉर्थ वियतनाम, जो कि चाइना की मदद से काफी मजबूत बन गया था, फिर उसने 1954 आते आते नॉर्थ वियतनाम से फ्रांस को आसानी से खदेड़ दिया और साउथ वियतनाम के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये लड़ाई 1946 से 1954 तक चलती रही। अंततः 6 अप्रैल 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक शांति संधि हुई, जेनेवा अकॉर्ड। तो अब दोस्तों, जेनेवा अकॉर्ड के बाद वियतनाम 2 भागों में बंट चुका था। पहले वाला हिस्सा, जो कि नॉर्थ वियतनाम था, उसका राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को बनाया गया, जिससे वहां कम्युनिस्ट सरकार बनाई गई, और दूसरा हिस्सा, जिसे साउथ वियतनाम कहेंगे, एक कैपिटलिस्ट देश बन गया। वहां का राष्ट्रपति बाओ डाय को बनाया गया। 1954 में अमेरिका ने नगो डिन डेम की मदद से बाओ डाई के सरकार को उतार फेंका और नगो डिन डैम को वहां का राष्ट्रपति बना दिया गया। नगो डिन डैम, जो कि एक कैथोलिक था, तो वहीं साउथ वियतनाम के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसी वजह से नगो डिन डैम ने वहां के लोगों को सताना और मारना शुरू किया। इसमें साउथ वियतनाम के लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार और उनके साथ बदसलूकी की गई। अब साउथ वियतनाम के लोगों का उनके सरकार से भरोसा उठ गया और वो नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करने लगे। नॉर्थ वियतनाम की सेना हथियारों के साथ अलग अलग खुफिया रास्ते और सुरंगों के जरिए साउथ वियतनाम में प्रवेश कर रही थी और वहां पर लोगों की मदद कर रहे थे। 1957 में नगो डिन डैम और वियतनाम सैनिकों के बीच गुरिल्ला युद्ध हुआ। इसके बाद वीट मिन्ह के सैनिकों ने वहां के सरकारी लोगों और जगहों पर आक्रमण करना शुरू किया, जो कि 1959 तक चलता रहा। अमेरिका का हस्तक्षेप। वैसे तो अमेरिकी सेना 1954-55 में ही आ चुकी थी, लेकिन तब तक उनकी संख्या महज 800 थी, जो 1962 में 9000 हो गई। अब जनवरी 1962 में ऑपरेशन रेड हैंड शेर आ गया, जिसमें अमेरिकी विमानों ने नॉर्थ वियतनाम के इलाकों में खतरनाक केमिकल्स का छिड़काव किया और जंगलों को उजाड़ना शुरू कर दिया। मई 1963 में नगो डिन डैम की सेना ने साउथ वियतनाम के एक गांव में बौद्ध प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई, जिसमें दर्जनों मासूम बच्चे और बेकसूर औरतें मौत के घाट उतार दी गईं। इस घटना के बाद साउथ वियतनाम के लोगों ने वहां के सरकार पर भरोसा खो दिया। बात 1963 की है, जब अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर नॉर्थ वियतनाम से लड़ना चाहता था, लेकिन लड़ाई की कोई खास वजह न होने के कारण गल्फ ऑफ टोंकिन नामक एक झूठा षड्यंत्र रचा गया, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि 2 अगस्त 1964 को नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों ने गल्फ ऑफ टोंकिन में एक अमेरिकी जहाज पर हमला किया है। इसमें कुछ अमेरिकी मारे गए हैं। इस षड्यंत्र का जब तक पर्दाफाश होता, तब तक अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में आ चुका था। अब अमेरिकी सेना को नॉर्थ वियतनाम सैनिकों के द्वारा मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा। गुरिल्ला वॉर, जो कि अमेरिकी सैनिकों के लिए बिल्कुल नया था, उसने अमेरिकी सैनिकों के मनोबल को तोड़ दिया। मार्च 1965 में ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत आसमानों से लगातार सैकड़ों बम बरसाए गए। दोस्तों, जुलाई 1965 में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कुल बढ़कर 50,000 हो गई और 1967 में यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच चुका था। दोस्तों, वियतनाम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 4 गुना ज्यादा बम बरसाए गए और इस तरह से नरसंहार केमिकल अटैक किया गया। ये अटैक इसलिए किया जाता था क्योंकि वियतनाम जंगलों, दलों और नदियों का देश है, जहां की सेना जंगलों में सुरंग के अंदर छिपी रहती थी। कुछ केमिकल तो इतने नुकसानदायक होते थे जो बड़े से बड़े जंगल को उजाड़ देते थे, जैसे नैपलम केमिकल। इसका इस्तेमाल कर जंगलों में आग लगा दिया जाता था। वहीं एजेंट ऑरेंज केमिकल का इस्तेमाल कर पेड़ों से पत्तियों को गिराने में करते थे। मतलब पूरे तरीके से नरसंहार करने की नीति से अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम पर हमला कर रखा था।
जनवरी 1968 में वियतनामी सैनिकों द्वारा यह तय किया गया कि वो मिलकर साउथ वियतनाम में अलग अलग जगहों पर एक साथ अटैक करके कब्जा करेंगे। दोस्तों, इस तरह से कुल 120 सरप्राइज अटैक हुए, जिनमें से 580 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस हमले में अमेरिकी सैनिकों के हौसले और मनोबल को तोड़कर रख दिया। दूसरी ओर, अब जब अमेरिका के लोगों के सामने अमेरिका का झूठ आ गया तो वहां की जनता व्हाइट हाउस और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने लगी और युद्ध के अंत और सैनिकों की वापसी की मांग होने लगी। वियतनाम के लोगों से, यानी कि वहां के औरतों, बच्चे और बूढ़े सब ने मिलकर अमेरिकी सैनिकों का सामना किया और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका का आत्मविश्वास टूट गया और उन्होंने खुद के मशीनों को खराब करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें युद्ध से वापस बुला लिया जाए। एक बार फिर 1970 में ऑपरेशन मैन्यू के तहत लाओस और कंबोडिया पर बॉम्ब बरसाए गए ताकि हो चिन मिन्ह ट्रेल और उनकी खुफिया सुरंगों को तहस नहस किया जा सके, लेकिन अमेरिकी सैनिकों का ये आक्रमण भी असफल रहा। दोस्तों, वियतनाम और अमेरिका के युद्ध के बारे में आपको पहले से पता था या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।